जय हिंद दोस्तों। आज सीयूईटी में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसका सेक्शन ए वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो हम सेक्शन ए की पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप सेक्शन ए की जो 15 क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी मैंडेटरी है दोनों सेक्शनों के लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए और जो साइंस स्टूडेंट्स में कोर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लेते हैं। ठीक है ना, दोनों के लिए मैंडेटरी होता है ये चीजें। आइए आज हम सीयूटी का सेक्शन ए का 15 क्वेश्चन की सीरीज हमने अभी चीज शुरू कर रखी है। आज फिर से हम ये 15 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और कुछ समय अभी ये 15 क्वेश्चनों की सीरीज ही आपको कराई जाएगी। उसके बाद हम आपके लिए जो B1 पार्ट है और B2 पार्ट है यानी दोनों के लिए कोशिश करेंगे कि हम शुरू करने वाले, लेकिन हाँ साइंस वालों के लिए तो जरूरी है क्योंकि साइंस वालों के लिए मैं कराऊंगा, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए कोई दूसरा भी फैकल्टी आपको करा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी साइंस वाले भी फोकस करें इस चीज पे। तो आइए समझते हैं। 15 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है अभी ये, तो आज सेकंड सीरीज है 15 क्वेश्चनों की। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके आप पहले पार्ट 1 देख सकते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो दोस्त, आज का जो टॉपिक है हमारे पास सेक्शन ए का 15 क्वेश्चनों की सीरीज का है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे इसने लिखा हुआ है कि भाई इफ y इज इक्वल टू साइन x तो देन d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इजी सा क्वेश्चन है। क्या दिया उसने आपको? y इज इक्वल टू साइन x। आपका इसका दो बार डिफरेंशियल करना है साइन x का, कीजिए ऑन डिफरेंशियल। क्या लिखा हुआ है? dy अपॉन dx। इसको हम y1 भी बोलते हैं, y1 साइन x का डिफरेंशियल cos x। फिर से आप दोस्त इसको डिफरेंशियल कर ले, अगेन डिफरेंशियल। देख भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम y2 बोलते हैं और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x। यानी sin x किसके इक्वल था आपके पास? y के इक्वल था। ठीक है, आंसर तो ये भी आ गया आपके पास, लेकिन इस तरह का आंसर नहीं दे रखा उसने। आंसर किस में दे रखे हैं? सारे y में दे रखे हैं आंसर। तो आप y में निकाल सकते हैं। तो y में कैसे निकालेंगे आप? यहाँ कितना लिखा हुआ है आपके पास? माइनस का sin x लिखा हुआ है और sin x किसके इक्वल है आपके पास? y के इक्वल है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास? d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल आ गया आपके पास माइनस y के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? माइनस y के इक्वल आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट मेरा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देख लीजिए इसमें कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन ठीक रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो ऑप्शन ठीक रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का, वो किसके इक्वल है? माइनस y, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस हैविंग 1 रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस। यानी जो 1 है वो 3 फेसेस पर है। ये फेसेस है आपके पास, उसने कहा थी 3 फेसेस है, वो केवल उसने कहा 3 फेसेस पे 1 लिखा हुआ है, 1 राइट है। ठीक है जी, फिर लिखा ऑन 2 फेसेस, यहाँ पे एक चीज छुटी हुई है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे 2 आता है, 2 ऑन 2 फेसेस, यानी जो 2 फेसेस पर क्या लिखे हुए हैं? 2 लिखा हुआ है। ठीक है जी, और 5 ऑन द 1 फेसेस, और 1 फेसेस पे क्या लिखा हुआ है आपके पास? 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीन ऑफ द नंबर्स, इस नंबर का क्या बताना है आपको? मीन बताना है। तो पहले बात समझो, देखिए 3 फेसेस पर आ रहा है 1, 2 फेसेस पे कितना आ रहा है? 2, 1 फेसेस पे कितना आ रहा है? 5। आपको पता है जब हम एक डाई के बारे में बात करते हैं तो डाई में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, यानी 6 सरफेस के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है ना। अब इन 6 सरफेस में 1 जो आ रहा है 3 फेसेस पर आ रहा है। ठीक, 1 कितने फेसेस पर आ रहा है? 3 फेसेस पर। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1 की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 3 फेसेस पर आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 की 3/6। 2 कितने फेसेस पर आ रहा है? 2 फेसेस पर, तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/6। ठीक होगी फाइनल। 3 कितने पर आ रहा है? सॉरी 3 ही 5, 5 कितने पर आ रहा है? 5 1 फेसेस पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ठीक है, मीन निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट है। मीन कैसे निकालते हैं समझो। आप एक अप्रोच बना रहे हैं, ध्यान से समझना। ये आपने लिखा है xi
और यहाँ इसकी आप प्रोबेबिलिटी दे दो। आपने कहा भाई जब मेरे पास 1 आता है तो 1 कितने पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ऐड होती है, 1 फेज। भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 कितने फेजेस पर आ रहा है, 3, तो आपने बता रखी कितनी आती है प्रोबेबिलिटी 3/6। फिर आपने कहा 2 जो आता है वो कितने पर आता है, 2/6 उसकी प्रोबेबिलिटी। और जो 5 आ रहा है, जो 5 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1/6। तो भाई साहब अब आपको करना क्या है, मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है, देख देख मेरे दोस्त, मीन निकालने का तरीका होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मीनिंग होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई इंटू इसमें एक्स आई। भाई उस एक्स आई रेंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी और रेंडम वेरिएबल्स जो आपने निकाले हैं उसकी प्रोडक्ट उसके साथ कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। यानी एक्स आई की मल्टीप्लाई पी एक्स आई से करके लिख दो और उसका सम कर दो, कितना आ गया 1 × 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6। कैलकुलेट करो, 5 और 4 9 3 12 12/6 यानी कितनी आ गई मीन, 2 आ गया। मीन कितना आ गया 2। आई होप ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा ये बात आपको मेरी अच्छे से समझ में आई होगी हम मीन कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बाइनोमियल देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, है ना। इसमें एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ आपको मैं इसमें। देखिए जब भी आप मीन के बारे में बात करेंगे तो मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन होती है ये। मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। बस इस चीज का आप ध्यान रखिए कि समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, यहाँ आई की वैल्यू 1 अप टू n होती है। ठीक है, ये होती है यानी किसी भी रैंडम वेरिएबल की उसकी प्रोबेबिलिटी से प्रोडक्ट करो तो क्या निकल जाता है, मीन। इसी तरह से मीन के बाद आता है वेरिएंस। वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इट सेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यदि मुझसे इसी क्वेश्चंस का वो वेरिएंस पूछ लेता तो मैं वेरिएंस कैसे निकालता, क्योंकि सिग्मा का स्क्वायर है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर करता। अब देखो यदि मुझसे वेरिएंस पूछ लेता तो मैं कैसे निकालता इस क्वेश्चंस का। देखिए तो सबसे पहले जो एक्स आई है इनका स्क्वायर करके इनसे मल्टीप्लाई करो। 1 का स्क्वायर किया 1 और इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 3/6। ठीक है, 2 का स्क्वायर करो 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 4 2 से 8/6। 5 का स्क्वायर किया कितना हो गया 25, 25 की मल्टीप्लाई 1/6 से 25/6। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना निकाला 2, 2 का स्क्वायर, यही तो था मेरे पास वेरिएंस का फॉर्मूला। बस गेट हो गया फाइनली आपको। 8 3 11 11 और आपके पास 25 36 11, और यदि देखा जाए तो कितना आता है 36 ही तो आएगा, क्योंकि 11 20 36 36/6 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, 6 6 36, 6 - 4 कितना हो गया 2। इसका वेरिएंस भी कितना आएगा 2 आएगा। उम्मीद करो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये मैं आपको बात समझाना चाह रहा था कि कभी भी यदि आपको वेरिएंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेरिएंस निकालने के लिए आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो बस इस फॉर्मूले को रूट में ले जाइए तो आपसे इसमें क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, आई होप आप लोगों को मेरी ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं और मीन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम लोग आ गए अब थर्ड की तरफ। ठीक है, जो उसने पूछा था ऑप्शन हम 2 बता चुके, फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने कर लिए कवर। बेटा अब बात करते हैं, देख दोस्त मेरे, सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये सारी कहानी लिखी है, पढ़ते हैं क्या कहता है। इलिप्स है, समटाइम्स रेफर्ड प्रेसिडेंट्स पार्क साउथ एज ए 52-acre park south of the White House fence and north of a Constitution Avenue and the National Mall in Washington DC. The entire park, which features monuments, is open to the public, is a part of President's Park. The ellipse is the location for many annual events. इतने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसने इतनी बात समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, लास्ट में देखो क्या कह रहा है, जो भी उसने लिखा है उन्होंने कहा ellipse is the location for many annual events. Find the area of the ellipse. बस इसका एरिया पूछ लिया आपसे। अब तुम सारी इसमें इसकी हिंदी बनाने में लग जाओ
तो हम भाई आपको क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने, आपको अपने काम से मतलब है, आपका मेन मोटो क्या है, आपसे उसने एरिया पूछा है, किसका पूछा है, एलिप्स का। मॉन्यूमेंट में जो बने हुए सारे एलिप्स के फॉर्म में बने हुए, बस टारगेट एलिप्स को करो ना, खाली में चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, उसकी हिंदी बनाओ, वहां से कुछ निकालो, कुछ नहीं कहा उसने, तो सीधा पूछ क्या लिया तेरे से, फाइंड द एरिया पूछ लिया, एरिया निकालना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक कर। चल करते हैं अटैक, क्या कहना चाह रहा है समझ अब इस बात को। देख आपको क्या लिखा है इसने, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स है, इलिप्स को पहले देखते हैं कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो इसकी, 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, कौन सा इलिप्स है ये, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है भाई, और ये जब कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, अब इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या कह रहा है भाई, इसको कंपेयरिंग करेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब आप इसे इलिप्स बना लीजिए, ये बन गया आपका एक इलिप्स था। यहाँ जो ए क्या होता है, मेजर एक्सिस पर होती है, मेजर एक्सिस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आपके पास 4,0 इसका वर्टेक्स, और ये होता है इसका माइनर एक्सिस, कितना दे दिया इसने 0,2, ये माइनर एक्सिस होता है। तो आपको इसका एरिया बताना है, क्या बताना है इसका एरिया, कर लो आप एक काम करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये वाला एरिया निकाल लो आप। ठीक है, यही एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, ऐसे कर लिया आपने, बाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग से क्लोज कर लिया, एलिमेंट्री स्ट्रिप बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने क्लोज कर लिया। ठीक है, इसकी विथ dx होगी, लेंथ होगी y इसके, रेक्टेंगल शेप बन गई। तो अब इसका एरिया कितना होगा, अब आपको पता ही है कि एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, y इंटू dx, और पूरे का रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाला है, बात समझिए मेरी बात को, रिक्वायर्ड एरिया निकला 4 टाइम्स ऑफ, 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि कितने हैं 4 पार्ट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक का निकाल के। लिमिट कहां से लेनी है, 0 से लेके 4 तक, ये लिमिट आ गई यहाँ पे, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक होगी, इनटू y ऑफ dx। अब y की वैल्यू को आपको गेट करना है इन टर्म्स ऑफ x में, y की वैल्यू को किस में गेट करना है, इन टर्म्स ऑफ x में। चलो गेट करते हैं y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x में। ठीक है, समझो अब कैसे निकालते हैं। आपके पास जो इलिप्स की इक्वेशन दी थी उसने, उससे थोड़ा समझेंगे बात को ध्यान से। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये थी आपके पास जो मैंने अभी लिखी हुई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो 16 यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और ये आ गया इनटू में 4, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू आपके पास 4 4 जा 16, 4 का पेयर बाहर आ गया 1/2, रूट में बन गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू आ गई। y इक्वल टू कितना आ गया 1/2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बस अब आपको करना क्या है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, रिक्वायर्ड एरिया 4, x इक्वल टू 0 से 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इसे बाहर ले लीजिए, और रूट 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है x/2। ठीक है, क्योंकि यदि ये आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को डील कैसे भी नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल क्या होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं, कितना रह गया देखिए, तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, और इसका इंटीग्रल आप लिखेंगे कितना 4 हो गया, यानी x/2, ठीक है भाई, रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी x/4। बस अब आपके पास वैल्यू कितनी होगी यहाँ से तक 0 से 4, लिमिट कितनी है 0 से 4। अब इसमें अपर माइनस लोअर पुट कर देना, अपर माइनस लोअर, और जैसे ही आप इसमें अपर माइनस लोअर पुट कर देंगे तो फाइनली आप इसका आंसर जो सॉल्व कर पाएंगे वो कितना आ जाएगा इसमें फाइनली आपके पास। जब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो देख लो वैसे पुट करके भी 4 4 16, 16 माइनस 16, तो वैसे भी यहाँ पे 0 हो गया आपके पास, कितना हो गया यहाँ पे
जीरो हो गया यहाँ पे आपके पास, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 4 4 1 आ जाएगा, पाई बाई 2 बचेगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब हो गया 16/2, यानी ऑलरेडी 8 हो रहा था वहां पे, 2 4 8 हो जाएगा। इस तरह से आप लोअर लिमिट अप्लाई कर देना, तो कैलकुलेशन जब करोगे 4 पाई आ जाएगा, जब आप जीरो रखोगे सारा जीरो हो जाएगा, तो बच्चा 4 पाई के 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 पाई, ये रहा यार 8 पाई। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूं, अब आप देख सकते हैं इसे, यहाँ आपको इसका ऑप्शन क्या दे रखा था, क्या आ गया ऑप्शन, 8 पाई इसका आंसर आएगा। यदि जब आपको इलिप्स का इक्वेशन निकालनी हो तो इलिप्स के इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आता है आपके पास, 8 पाई आता है। जब कब आ रहा है ये आपके पास, तब आ रहा है ये चीज जिसका मेजर एक्सिस पर जो वर्टेक्स आ रहा है वो 4,0 और माइनर एक्सिस पे कितनी आ रही है वर्टेक्स, 0,2 आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी अब आपको मेरा समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, यदि आप मेरे कंसेप्ट से और मेरे एक्सप्लेनेशन से जल्दी आपको समझ में आ रही है तो आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, आपकी डिमांड क्या है इस क्वेश्चंस की, तो देखिए अब आप नेक्स्ट है इंटीग्रल लिखा, सो सिंपल है क्वेश्चन है फोर्थ, ये तो आप ऐसे भी कर लेते हैं, dx अपॉन x log x इज इक्वल टू है आपके पास fx प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट सी मान लीजिए, चलिए देन fx इज इक्वल टू, fx पूछ ले किसके इक्वल होगा, fx की वैल्यू पूछ ली उसने आपसे, तो सो सिंपल fx की वैल्यू यदि आपको निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका डिफरेंशियल जस्ट बराबर में, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा है, पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन के केसेस में आपको एक काम करना पड़ेगा। चलिए करते हैं सब्स्टिट्यूशन के केसेस में। अब आप बात को समझेंगे कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन के केसेस में, आप इसे पुट कर लीजिए, log x को कितना t, जब आप log x को t पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब log x को t पुट किया तो log x का डिफरेंशियल 1/x, x का हो गया dx और t पर आ गया यहाँ पे dt, क्योंकि आपको पता है क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो अपॉन dt लिखते हैं, और यहाँ फिर आप क्या लिखते हैं यार, यहाँ पे आप यहाँ पे फिर अप्लाई करते हैं 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में किया आपने, तो 1/x ऑफ dx किसके इक्वल आ जाता है यार, यहाँ पे dt के तो आता है इक्वल। अब तो बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर होगी अब आपको, बढ़े आगे। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आपके पास इसमें जो लिखा हुआ है, चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, आपके पास 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, dt हो गया है, 1/x dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास dt, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt में आपको करना क्या था यहाँ पे, तो यार अब आपका सोल्यूशन जो होना था यहाँ पे वो ये पार्ट में होता कि देखिए 1/x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ रख दीजिए वैल्यू, तो इंटीग्रल कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे पास सिंपल सी बात के ऊपर हो जाता है dt, क्योंकि log x तो t पुट किया तो 1/t, 1/t का इंटीग्रल log mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, तो log t कितना था log x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, किसके इक्वल आ गया ये, fx के इक्वल आ गया, बस fx की वैल्यू बतानी थी, fx की वैल्यू कंपेयर कर लेते हो, क्योंकि fx प्लस c लिखता है, c कंपेयर हो गया, तो fx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, log x, देख ले कहां लिखा हुआ है log x, क्वेश्चन नंबर सी इज द ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गई थी, एक टेक्निकल इश्यू था जिसमें एक पार्ट पहले मिल गया होगा आपको, ये थोड़ा मर्ज नहीं कर पाए, लेकिन शायद हो भी जाएगा मर्ज, ठीक है ना, मिल जाएगी आपको मर्ज करके। अभी टेक्निकल एक इशू रहा, अभी लाइट भी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो कहीं ना कहीं वीडियो से फर्क पड़ा है अभी, ठीक है ना। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, उसने कोई कर्व दे दिया y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस का 4x एट x इज इक्वल टू 4। एक बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है। इससे यदि पहले वीडियो आपने मैंने देखी होगी पार्ट 1, उसमें मैंने टेंजेंट नॉर्मल का डिस्कशन किया हुआ है आपसे, चलिए नहीं देखिए तो मैं इसमें बता देता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आप उस पार्ट 1 को जरूर देखें मेरे, ठीक है। 15 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, सेकंड सीरीज है ये,
तो उसमें मैंने आपसे और डिटेल में बात कर रखी, इसमें भी मैं डिटेल में बात करूँ। बाकी जितने भी आपको मैं यहाँ प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, मॉक टेस्ट पेपर 15 क्वेश्चंस होगी सीरीज का, उसमें सारी डिटेल्स में आपको बताई जाएगी कहानी। लेकिन ऐसा ना करे, केयरलेस ना हो कि आप उन वीडियोस को ना देखें, ठीक है। चलिए अब मेरी बात को समझेंगे। मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में बातें, छोटी सी बातें समझेंगे टेंजेंट नॉर्मल के बारे में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया है टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक छोटी सी बात फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। टेंजेंट नॉर्मल है जो डिलीटेड था एनसीईआरटी के सिलेबस में, कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे आपने कोई क्या करी, टच करके एक लाइन ड्रॉ कर दी जो किसी न किसी पॉइंट से टच होकर जा रही है। मान लीजिए पी पॉइंट है, विच कोऑर्डिनेट इसके x, y है, ठीक है। जो ऑन एक्स एक्सिस से जो एंगल्स डिजाइन करी, मान लीजिए थीटा करी, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। सब क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट। और किसी भी कर्व का यदि आपको स्लोप निकालना हो, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना हो, यदि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी न किसी पॉइंट पे निकलता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। टेंजेंट सपोज दैट आपने एट x1, y1 से निकाला, तो dy अपॉन dx एट x1, y1 इज इक्वल टू, ये आपके पास स्लोप का काम करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट से और इस टेंजेंट जिससे पासिंग थ्रू, उसी पे मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये ऑन एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए साई एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये बोली जाती है नॉर्मल। क्या बोली जाती है इस चीज को, आप नॉर्मल बोलते हो, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये भी किसी न किसी पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रहा होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो निकलता है वो निकलता है माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1, y1, माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1, y1। ये स्लोप ऑफ क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल हो गया। ये स्लोप ऑफ क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट हो गया। उम्मीद करूंगा ये बात आपको मेरी अच्छी समझ में आ गई होगी। इक्वेशन पूछता है इसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस ये बताओ, टेंजेंट एक लाइन ही तो है, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जब वो एक पॉइंट से पासिंग थ्रू होती है, जब वो किसी एक पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है, एट x1, y1 से पासिंग थ्रू हो रही है, तो उस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, मतलब dy अपॉन dx x1, y1 x माइनस x1, दैट्स ऑल। ये हो गई। और यदि आपसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछ ले, तो नॉर्मल की इक्वेशन ये नहीं, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx x1, y1 x माइनस x1। ये नॉर्मल की कंडीशंस होती है। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या था, चलिए पीछे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा गया आपसे टू दी कर्व, इस कर्व का इस पॉइंट पर, इस कर्व का इस पॉइंट पर। तो निकाल देते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहे नॉर्मल को, तो हमेशा कर्व का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। कीजिए, क्या करते हैं, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा आपके पास, 12x क्यूब माइनस का 4, ठीक हो गया। किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप आपको, dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 4 रख दीजिए, 12 4 क्यूब माइनस का 4, ठीक है। कितना आ गया भाई यहाँ से आपके पास, आपके पास आ गया ये 12 इंटू 64 माइनस का 4, ठीक है। 12 4 जो 48, 4 12 6 72, और 72 और 4 76 माइनस 4 764। देख लीजिए कहीं पर आ रहा है क्या इस तरह का आंसर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 764 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़े हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो दोस्त, बढ़ते हैं आगे। आप यदि वीडियो देख रहे हो मेरी, और इस वीडियो में आपको थोड़ा मजा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी लिखते चले, ठीक है ना। तो पहले मेरे सॉल्व करने से पहले पहले आप पॉज कर सकते हो वीडियो को। पॉज वीडियो करने के बाद आप उसका जवाब कमेंट में लिख के फिर मैच कर सकते हैं अपने आंसर को भी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, समझिए। आपको इसने एलपीपी का क्वेश्चन है, और एलपीपी के क्वेश्चन में उसने डिजाइन कर दिया आपको एक ग्राफ, और उस ग्राफ में कहते हैं कॉमन शेडेड पार्ट ये तुम्हारा, ठीक है। अभी शेडेड पार्ट कह रहा है इन द गिवन फिगर द शेडेड रीजन इज द फीजिबल रीजन एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। जो ऑब्जेक्टिव उसने फंक्शन z दे दिया, वो कितना दे दिया उसने, x माइनस का 2y। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स, तो आपको बताने की मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू। ये फीजिबल पॉइंट है,
इनफिजिबल पॉइंट से आपको क्या निकालना है, इसकी मिनिमम पॉइंट। आपको कॉमन रीजन पता लग गया, कॉमन रीजन है, ठीक है। तो कैसे निकालते समझो। आपको कॉर्नर पॉइंट पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए इसके? कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि कई बार आपने कर चुके हैं, तो कॉर्नर पॉइंट आपको पता होनी चाहिए इसके। कॉर्नर पॉइंट के साथ साथ आपके पास यहाँ मिनिमम जेड आ रहा है, मिनिमम जेड की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो x माइनस का 2y। चलिए कॉर्नर पॉइंट क्या कह रहा है? कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले ए का कॉर्नर पॉइंट क्या मिल रहा है? 3,0। कितने? 3,0। बी का कॉर्नर पॉइंट क्या है? बी देख लीजिए कहां पर है, बी ये रहा 3,1। ठीक है। सी के कॉर्नर पॉइंट, सी आया ऊपर चला गया, ठीक है। तो उसके बाद है डी, डी बनेगा यहाँ पे, सी नहीं बनेगा, डी आएगा। डी कितना आ गया? 2,2। उसके बाद आ रहा ओरिजन, ओरिजन पे कितना आ गया? 0,0। ये बस आपके पास फिजिबल पॉइंट ये आए आपके पास, और इसी से आपको उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। रखते चले जाओ यहाँ पे सीधा, फटाफट बताइए। एक्स जगह 3 रखा तो 3 आ गया, और बी की जगह 3 रखा, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 1, तो ये 3 आ गया, माइनस 2 कितना आ गया? 1। और 2 रखा, 2 माइनस का 4 कितना आ गया? माइनस का 2। और ये आपने रखा यहाँ पे 0, तो 0 0 रखा तो सारा कितना आ गया? 0। मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? डी पॉइंट पे मिल रही है 2,2 पे। किस पे मिल रही है? बी पॉइंट पे। तो क्या मिल रही है? 2,2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी पे बी वैल्यू। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपको मिल रही है। उम्मीद करो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी मेरी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो घबराना नहीं है, फिगर्स देके कभी सोचोगे यार पता नहीं क्या पूछ रहा है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, थोड़ा समझने वाली बात होती है ऑन द स्पॉट, क्योंकि प्रेशराइज होने की वजह से एग्जाम टाइम में जब तुम प्रेशर में होते हो तो उस टाइम में कहते बहुत सिली सिली मिस्टेक कर जाती है, पता होती है तुम्हें लेकिन वही चीजें, लेकिन बाहर जाकर जब माथे पे हाथ मारते हो, शिट ये तो मुझे पता था और यही गलती कर गई। होता है, अक्सर सबके साथ होते हैं चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीजें रिमूव होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चंस। चलिए 7 क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मैट्रिक्स का ही लग रहा होगा ये। चलिए पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन ए फैक्ट्री 3 टाइप्स ऑफ टूथब्रश। एक फैक्ट्री है, ठीक है भाई, और क्या लिख रहा है? 3 टाइप्स ऑफ टूथब्रश। ठीक, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूं अभी आपको दिखाने। चलिए मेरे बच्चों देखिए, देख मेरे दोस्त क्या करेगा आप उसमें। इन ए फैक्ट्री 3 टाइप्स ऑफ टूथब्रशेस आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे। एक फैक्ट्री है जो 3 टाइप्स ऑफ टूथब्रश को मैन्युफैक्चर कर रही है हर एक दिन। ठीक है, 3 टाइप के ब्रश है। ऑन ए सर्टेन डे द प्रोडक्शन इज 570। पूरे दिन में कितनी प्रोडक्शन करता है वो? 570 टूथब्रश की। द प्रोडक्शन ऑफ टूथब्रशेस ऑफ सेकंड काइंड एक्सीड्स द प्रोडक्शन ऑफ द टूथब्रशेस ऑफ द फर्स्ट काइंड बाय 100। जो सेकंड टाइप का टूथब्रश है वो फर्स्ट वाले ब्रश से कितना ज्यादा बनाते हैं? उसने 100 ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन जो होती है उसकी। टोटल प्रोडक्शन ऑफ टूथब्रशेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड इज 4 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड काइंड। और कह रहा है कि जो फर्स्ट काइंड का टूथब्रश है और सेकंड काइंड का जो टूथब्रश है उसका जो सम है प्रोडक्शन का उस टाइम पे, वो क्या किसके इक्वल होता है? थर्ड काइंड के प्रोडक्शन का कितना होता है? 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इफ x एंड y एंड z डिनोट्स द प्रोडक्शन ऑफ टूथब्रशेस, उसने बता दिया कि x y z क्या है उस टाइम पे डिनोट किया जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ टूथब्रशेस की, यानी क्वांटिटी बता दी भाई of 3 kinds respectively, then using matrix method the algebraic representation of given कंडीशन। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या नहीं है। उम्मीद करता हूं कि कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि XYZ टूथब्रशेस की करंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले केस में उसने ये कहा कि भाई पूरे दिन में जो प्रोडक्शन होती है तीनों ब्रशों की वो कितनी होती है? 570 होती है। तो 570 तो ये आ गया। फिर सेकंड केस में कहा कि भाई जो सेकंड काइंड का टूथब्रश है, सेकंड काइंड का कौन है? वाई है भाई साहब। तो वो पहले वाले ब्रश का, जो पहले वाले ब्रश है वो है x, उससे कितने ज्यादा का उसने यार? 100 ज्यादा का। तो y इक्वल टू कितना हो गया? x प्लस 100। तो यानी माइनस का x प्लस का y प्लस 0z इज इक्वल टू 100। ये कंडीशन फर्स्ट और ये कंडीशन सेकंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है वो टूथब्रश की ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड, फर्स्ट और सेकंड काइंड है। फर्स्ट काइंड x
सेकंड काइंड y, इन दोनों का जो सम है, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड का जो सम है वो थर्ड काइंड की प्रोडक्शन का, थर्ड काइंड की जो प्रोडक्शन उसका कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4z। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो यानी अब आपके पास कितना है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस का 4z इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर थर्ड, मैट्रिक्स फॉर्म बना लीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बताएगा बता भाई, पहले x एक्सिस की वैल्यू लिख ले, x कितना है 1 माइनस 1 1, फिर y y के लिख ले तीनों इक्वेशन से, तीनों इक्वेशन 1 1 1, फिर तीनों इक्वेशन z की कंडीशन लिख लो। z की कंडीशन कितनी आ गई भाई मैट्रिक्स फॉर्म में, बताइए। z की कंडीशन आ गई 1 0 माइनस 4, और ये हो गया आपके पास x y z, और इधर होगी वैल्यू आपके पास 570 100 और 0। मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैच कीजिए कहाँ लिखा हुआ है इस तरह का। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर देखना है क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 0, जो शुरू में आ जाए 1 माइनस 1 माइनस 1 y इज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ टूथब्रशेस ऑफ सेकंड काइंड एक्सीड्स, सॉरी ये लैंग्वेज हम गलत पढ़ गए, इसलिए लिखा सेकंड काइंड्स ऑफ एक्सीड्स द प्रोडक्शन ऑफ टूथब्रश ऑफ फर्स्ट काइंड बाय 100। यानी ये कहना चाह रहा था यहाँ पे जो सेकंड काइंड एक्सीड्स होगा द प्रोडक्शन ऑफ टूथब्रशेस ऑफ फर्स्ट काइंड बाय 100। ये गलत पढ़ ली हमने, एक लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें मिस रही है बात को पढ़ने में, ठीक है ना। तो यानी अब इस बात को थोड़ा सा आप क्लियरिफाई कर देंगे, और इसमें आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा था। इसमें उल्टी बात कर दी कि हमें ये बात समझनी थी, इसमें जो कहना चाह रहा था वो एक छोटी सी ये एरर हो गई इसमें, ये क्वेश्चन थोड़ी गलत हो गई। सेकंड बस सेकंड हुई है, टेंशन मत लीजिए। उसने कहा जो फर्स्ट काइंड का टूथब्रश है वो सेकंड वाले काइंड से कितना होता है 100 ज्यादा होता है। तो x माइनस वाई प्लस 0 z इक्वल टू कितना हो गया यार आपके पास 100 हो गया यहाँ पे, कंडीशन नंबर सेकंड। अब इसे उम्मीद करता हूँ कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट की वैल्यू ली आपने x की वैल्यू x1 और y x1 1 1 हो गया, फिर आपने y लिया y1 माइनस 1 0 1 हो गया, फिर 1 0 फिर माइनस 4 x y z 5 700 100 0, ठीक है, इज द करेक्ट। अब ऑप्शन एक चेक कर सकते हैं किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 यस 1 0 4 यस x y z 5 7 100 0, ठीक है, ये सब में ही है, शायद इतनी सी में ये चीज आपको मिल पा रही है। तो इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं बी कहाँ है, यहाँ पे 4 है प्लस का, यहाँ कितना आ रहा है -4, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज नॉट ए करेक्ट आंसर, इसमें भी करेक्ट नहीं है। ध्यान से देखो, यही गड़बड़ी होती है बस वहां एग्जाम में। देखा मैच थोड़ा सा करना भूल गए हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ -100 आ रहा है जल्दीबाजी में, देखा तो -100 में यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, लीजिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज आपको सीखनी है बस, वहां इसी चीज से बचना, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको आता है, सब कुछ आता है, क्योंकि हमारा ध्यान क्या रहता है कि क्वेश्चन में हमने देखा और सीधा टिक करना शुरू कर दिया, मैंने ये किया टिक, मेरे दिमाग में यहां तक मैच आ गया था, यहां मेरे से मैच नहीं कर पाया, जबकि -4 आना था, ये +4 आ रहा है, और क्या लिखा -4। इसलिए थोड़ा इन चीजों से बिल्कुल प्रिकॉशन आपको लेनी होगी, ये चीज ध्यान रखना होगा आपको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ म्यूजिक कंसर्ट is organized in a stadium that has a capacity of 36,000 people with ticket price of ₹10. The average attendance has been 24,000. Some financial expert estimated that price of a ticket should be determined by the function this. यानी प्राइस को उसने इस फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, फाइनेंशियल एडवाइजर थे उसके पास, ठीक है, तो उसने पूरा एक एस्टिमेट तैयार कर दिया है कि भाई जितने टिकट सोल्ड होंगे उनके लिए जो प्राइस बनाया जाएगा, वो प्राइस की जो फंक्शन है वो प्राइस फंक्शन ये है, प्राइस का फंक्शन बता दिया, वेयर x इज द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। x क्या कह दिया उसने, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो कंसेप्ट लिखा था वैल्यू ऑफ x फॉर विच रिवेन्यू इज मैक्सिमम, रिवेन्यू इज मैक्सिमम। अब देखो रिवेन्यू कैसे निकाला जाता है,
किसी भी फंक्शन का यदि रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू निकालने के लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आइटम इनटू आइटम के साथ उस आइटम की वैल्यू यानी उसकी प्राइस, आइटम इनटू प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेवेन्यू निकल जाएगा उसका। ठीक है, अब फंक्शन में आपको रेवेन्यू के लिए निकालना है, रेवेन्यू ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल टू, मान लीजिए मेरे पास जो आइटम है उसने बता रखी है कितने, x इज द नंबर ऑफ टिकट्स, x क्या है, नंबर ऑफ टिकट, तो आइटम हो गया x। प्राइस कितनी प्राइस है, मान लीजिए उसकी प्राइस मैंने p ले ली, x प्राइस कितनी ले ली p, तो रेवेन्यू कितना निकल गया, rx इक्वल टू px। सो सिंपल हो गया। तो रेवेन्यू इक्वल टू कितना होगा, px, p मतलब क्या है, प्राइस, और प्राइस उसने बता रखा फंक्शन की फॉर्म में, प्राइस क्या दे रखा उसने, फंक्शन की फॉर्म में, फंक्शन क्या दे रखा उसने आपको, 15 माइनस x अपॉन 3000 इंटू एक्स, इनसाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3000 रुपीज, ये आ गया आपके पास। अब आपको टोटल रिवेन्यू निकालना हो कंसेप्ट का। देखिए आपको क्या निकालना है, इसका टोटल रिवेन्यू, और उस टोटल रिवेन्यू पे मैक्सिमम वैल्यू बतानी किस पर होगी। तो देखिए जब भी आपको टोटल रिवेन्यू निकालना होगा तो आपको क्या करना है, इस कॉस्ट का डिफरेंशिएट कर दीजिए, कॉस्ट का क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ आर एक्स कितना आ गया, 15 माइनस 2x अपॉन 3000। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको जो समझ में आ गया होगा। अब इसी को आपको क्या करना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज कर लीजिए, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इसको 0 के इक्वल रख दीजिए। 15 माइनस 2x अपॉन 3000 इक्वल टू 0, तो 2x अपॉन 3000 इज इक्वल टू 15। इसे कैलकुलेट कर लीजिए कितने टाइम्स, 2125 1500, 15 की 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फाइनली आपको पता लगेगा कितना आएगा यहाँ पे 22500। निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है अब इसमें, क्योंकि इसी पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा, क्योंकि फंक्शन ही मैक्सिमम का है। ठीक है, ए की वैल्यू आ रही है तो इसमें मैक्सिमम ही आएगा, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और यदि आप पे टाइम है तो आप एक काम कर लेना, इस वैल्यू को फंक्शन में रख लेना, वहां से मैक्सिमम निकाल लेना इसकी। ठीक है, तो ज्यादा करना नहीं है, आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे एक्स की वैल्यू ही पूछी गई है। ठीक है, फॉर विच रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तो एक्स की वैल्यू क्या है, यही वो एक्स की वैल्यू होगी जिस पे रेवेन्यू क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं इस चीज को, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, ऊपर 3 डॉट्स को क्लिक करें और स्पीड को ज्यादा कम भी करके आप देख सकते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 that the height r and radius of a right circular cylinder which is open at the top has a given surface area will have the greatest volume। इसमें एक बात को समझिए, इस कंसेप्ट में आपको उसने कुछ बात की रिक्वायरमेंट रखी है कि जो सरफेस एरिया है ये आपको उसने गिवन किया है, सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको गिवन किया उसने 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सॉलिड सिलेंडर का एरिया होता है, ये जो सरफेस एरिया होता है सॉलिड का होता है। इसमें एक गलती क्या है, हम जो इसमें मिस कर रहे हैं वो पॉइंट समझना आप, वो लिखा है यहाँ पे ओपन एट द टॉप। टॉप से कोई चीज ओपन हो गई है, जब कोई चीज टॉप से ओपन होगी तो एक एरिया तो माइनस हो ही जाएगा इसमें से, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यानी आपके पास s इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन गई आपकी कंडीशन। आगे क्या कह रहा है, वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट दिखाना है, किसको वो दिखाना है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है कि जो v होता है ये r और h दोनों ही क्वांटिटी पे डिपेंड कर गया, तो एक वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है
वो दो वेरिएबल पे डिपेंड कर गया, यानी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और हम लोग डिफरेंशियल कितने का सीखते हैं, केवल एक वेरिएबल का। तो अब आपको करना क्या होगा कि या तो r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h में गेट करेंगे, या h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r में गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडीशन नंबर फ्रॉम फर्स्ट से लेंगे हम लोग, ठीक है। और फर्स्ट में क्या लिखा है, s इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको यहां से। चलिए बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहां पे, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन, फ्रॉम फर्स्ट से मैं ले रहा हूं, h की वैल्यू s माइनस पाई आर स्क्वायर, ये लिखा s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, h की वैल्यू हो गई आपके पास। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए वॉल्यूम में, तो v इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर, h आ गया s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू यहां 1 बची पावर आर एस माइनस पाई आर क्यूब, ठीक होगी बात। अब इसका डिफरेंशियल आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, r के रेस्पेक्ट में। s के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि s इज ए सरफेस, और सरफेस आपको उसने क्या कर रखा है, गिवन, और जो चीज गिवन होती है वो हमारे लिए कांस्टेंट होती है, जो चीज हमारे लिए गिवन होती है वो क्या होती है, हमारे लिए कांस्टेंट होती है, इसलिए s के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे डिफरेंशियल। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू आपके पास आ गया यहाँ पे ये 1/2 यहाँ पे छूट रहा है, तो 1/2 लिख लीजिए, 1/2 आर एस यानी r माइनस s के रेस्पेक्ट में करेंगे, r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से फाइनली फॉर मैक्सी और मिनिमा के लिए आपको पता है कि dv अपॉन dr को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, तो 1/2 s माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू 3 पाई आर स्क्वायर, यहां से r की वैल्यू फाइनली गेट होती है स्क्वायर रूट s अपॉन 3 पाई। तो जो r गेट हुआ है इसी पर फंक्शन की क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू। तो उसे दोबारा अगेन डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट मिल जाएगी इससे वैल्यू। बस अब आपको करना क्या है, इसे उठा के यहां से आपको r इजकल टू s अपॉन रूट 3 पाई, या s इजकल टू कितना मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसको उठा के फ्रॉम कंडीशन नंबर फर्स्ट में, कंडीशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, s इजकल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर थी, यहां पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो देखिए कैलकुलेट करोगे तो 2 पाई से 2 पाई, एक आर से एक आर कैंसिल, तो h इज इक्वल टू आर। यस, दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, h। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट। बस इस सिली सी मिस्टेक को ध्यान रखना, ओपन किया है, टॉप को ओपन कर दिया है, इसलिए जो इसका सरफेस एरिया बना है वो ये बना है। यदि वो केवल कुछ ना करता, ओपन नहीं करता है, तो बस क्लोज हो जाता, क्लोज हो जाता तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला क्या लगाते, फिर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन ओपन हो रहा है टॉप से, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरा, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, जहां कह रहा है कि x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y अटेन्ड विल बी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x और y is greater than 0, the point at which maximum value of 3x plus 2y attained will be। So simple सा concept है, आप इनमें से इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू इसमें अटेंड करेगी, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, डोंट वरी, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस ज्यादा अप्लाई नहीं करनी है आपको इसमें। ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। 2, 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें जो शॉर्ट में निपटाई जा सकती है वो निपटाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में। अब जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11, आइए तो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन ए बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स है, एक बॉक्स के अंदर कितने बल्ब्स है? 100 बल्ब्स। 10 आर डिफेक्टिव, उसमें कितने डिफेक्टिव है? 10 डिफेक्टिव है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 बल्ब, उसमें सैंपल के तौर पर 5 बल्ब निकाल लिए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि नन इज डिफेक्टिव, कि कोई भी डिफेक्टिव ना हो। ठीक है, अब इसकी अप्रोच को समझो, ये कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है। 100 बल्ब में से 5 बल्ब को निकालना बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक कंसेप्ट को समझेंगे, बर्नौली ट्रायल्स और बर्नौली थ्योरम्स को। ये आपके सीबीएसई में एनसीईआरटी में डिलीटेड टॉपिक था, रिड्यूस हो चुका था। ठीक है, और ये 5 एक्सरसाइज के अंदर आता है। अब उसमें आपको बताया जा रहा है कि बर्नौली जो ट्रायल्स होता है और बर्नौली जो थ्योरम थी वो क्या थ्योरम थी। बर्नौली थ्योरम के बारे में समझेंगे, छोटी सी बात है। इसमें ध्यान रखेंगे जो P प्लस Q का सम होता है वो 1 होता है। P मतलब होती है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और Q मतलब होती है उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो सक्सेस और फेलियर का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, सक्सेस और फेलियर का सम कितना होता है? 1 होता है। अब आपको करना क्या है, ये जब है जब एक सिक्के को 100 बार उसमें से बताओ 10 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमें लगता है कि इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन वो पॉसिबल है किसकी हेल्प से? बर्नौली थ्योरम की हेल्प से। ठीक है ना, तो हम बर्नौली थ्योरम की हेल्प ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है समझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, यानी n टाइम में से मैं r टाइम की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं। यानी n मेरे पास कोई थिंग्स है, उसमें से एट ए टाइम r थिंग्स को मैं चूज कर रहा हूं, तो उस टाइम पर उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो NCR इंटू सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी P की पावर R इंटू फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी Q की पावर N माइनस R। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। P x इक्वल टू R इक्वल टू NCR, जितनी आपको निकालनी है, इंटू P की पावर R इंटू Q की पावर N माइनस R। अब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है आपके लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन को उसने क्या कहा आपको कि एक बॉक्स के अंदर 100 बल्ब्स है जिसमें कि 10 डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल 5 बल्ब्स, सैंपल कितने ले रहा है? 5 बल्ब्स के होने की प्रोबेबिलिटी बता दी, नन इज डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव ना हो। अप्रोच समझिए इसकी बात की, अप्रोच क्या बनेगी देखो। या तो बल्ब डिफेक्टिव होगा या बल्ब नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं, ये तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। जो 5 के 5 तुमने बल्ब निकाले, या तो 5 के 5 क्या होंगे? डिफेक्टिव होंगे, 0 नॉन डिफेक्टिव होंगे। ये ऐसे होंगे कि 4 डिफेक्टिव होंगे और एक नॉन डिफेक्टिव होगा। अप्रोच में आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें 3 डिफेक्टिव होंगे, इसमें क्या आएंगे? 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे, या 2 डिफेक्टिव होंगे, 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे, या अप्रोच में 1 डिफेक्टिव होंगे और 4 नॉन डिफेक्टिव होंगे, या 0 डिफेक्टिव होंगे और 5 नॉन डिफेक्टिव होंगे। आपसे पूछा क्या गया? नन इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव न होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपसे ये वाली अप्रोच पूछी गई है और उसमें कितने पर आ रही है? 0 पर आ रही है। तो आपसे 0 वाले केस में पूछी गई प्रोबेबिलिटी, यानी आपसे क्या पूछ लिया इस वाले केस में, यानी कितने बल्ब थे आपके पास, उस बल्ब में से आपसे कितने की पूछ ली? 0 की। तो 0 को निकालना है आपको, इसको निकालना है 0 को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी और फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बात समझिए। P क्या है? सक्सेस है, सक्सेस मतलब डिफेक्टिव होनी है, और डिफेक्टिव कितने हैं? 10 है। तो 10 अपॉन कितना हो गया? 100। टोटल बल्ब थे 100, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10। फेलियर कौन है? Q है। फेलियर कौन है? Q। Q की कैसे निकालोगे? 1 में से 1/10 को माइनस कर दीजिए, कितना निकल गया? 9/10। उठा के इस पूरे पॉइंट को इस फॉर्मेट में रख दीजिए। इस फॉर्म नॉन डिफेक्टिव का केस 0 पर है, तो उसमें कितने सैंपल में निकाले थे? 5 में से निकाले थे। बस ये चीज एरर हो रही थी वहां पे। 5C0 इंटू P, P मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने बताया सक्सेस जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव कितने? 10, 10 अपॉन कितना हो गया? 100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10। और Q कितना हो गया? 1 में से 10 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 9/10। तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 जिसकी पावर 0,
फेल होने की प्रोबेबिलिटी 9/10, जिसकी पावर कितनी आ गई 5, तो इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 9/10 की पावर 5। ये एरर थी बस उसमें हमारी कैलकुलेशन में, और कोई बात नहीं थी। जिसमें हम 100 लेते हैं 100 में से ही बताना था हमें, किस में से बताना था 5 बल्ब्स का सैंपल जो तुमने लिया था, आउट ऑफ सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स, ठीक है ना, तो इसमें से बताना था आपको बल्ब से। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, आइए समझते पहले इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से 5 क्या लिखा हुआ है आपके पास, सॉरी 5 क्या नाम, क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ a टू b रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a प्लस b माइनस x ऑफ dx। आपको पता है इस तरह के इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है एनसीईआरटी के अंदर, और सीबीएसई की बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है इसके बारे में समझ लो पहले। a से b टू fx ऑफ dx, तो आप क्या लिखते हैं इसके इंटीग्रल की वैल्यू, a टू b सम ऑफ लिमिट माइनस x इंटू dx, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। 0 से a f a प्लस b माइनस x ऑफ dx, आपने क्या पढ़ी होगी लिमिट में एनसीईआरटी में, 0 टू a fx ऑफ dx, तो ये क्या मिलेगा आपको 0 टू a सम ऑफ लिमिट माइनस फंक्शन यानी माइनस x ऑफ dx। मैक्सिमम आप ये पढ़ते हैं, ठीक है, जबकि ये भी होती है a टू b fx ऑफ dx, तो सम ऑफ लिमिट माइनस x ऑफ dx, इसमें केस में यही लगेगा, इस फॉर्म में यही अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए आप इस बात को। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल का आपके पास a टू b रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a प्लस b माइनस x ऑफ dx, इसे कंडीशन 1 डाल के छोड़ दीजिए। सम ऑफ लिमिट माइनस फंक्शन लगा दीजिए, लिमिट प्रॉपर्टी, सम ऑफ लिमिट यानी a प्लस b माइनस x, ऐसे ऐसे जैसे नीचे कीजिए, सम ऑफ लिमिट माइनस फंक्शन, इससे से आपने नीचे किया a प्लस बी माइनस सम ऑफ लिमिट माइनस फंक्शन, जहां x होता है केवल वहां चेंजेस करते हैं बस। क्लियर होगी बात यहां तक। आपके पास कितना आ गया यहाँ पे a टू b रूट a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस बी माइनस एक्स, देखिए a से कैंसिल, b से b कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस x, तो आपके पास आ गया ये यहां पर प्लस रूट x। कंडीशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे, देखो दोनों का एलसीएम सेम, ऊपर वैल्यू सेम, तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल, तो 2i बच जाएगा आपके पास लिमिट a टू b fx ऑफ, सॉरी कांस्टेंट क्वांटिटी बचेगी क्योंकि ऊपर से सारा कंसेप्ट कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा। तो बताओ कितना आ गया x, लिमिट होगी a टू b अपर माइनस लोअर, तो बताओ इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई b माइनस a अपॉन 2, खत्म। b माइनस a अपॉन 2 इसका सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट है, तो इसमें आपने अच्छे से क्लियर कर भी ली होगी कि आपको कैसे टिक करनी है, कैसे कंसेप्ट को सॉल्व करना था। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड हमारी इसमें ज्यादा रही है, और उम्मीद करूंगा तुम पॉइंट को समझ भी गए होंगे, इतने कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज वाला केस था ये वाला, और कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 24 is half plane that contains the origin including the points on the line 4x plus 6y is equal to 24। including the origin, हमेशा ध्यान रखो जब भी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, 24 लेस देन इक्वल टू का साइन आता है वो हमेशा ओरिजिन की तरफ जाता है, हमेशा किधर की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा इस केसेस में, क्योंकि जब भी इस तरह की लाइन आती है, लाइन इसी तरह की नहीं, कुछ भी आ जाए, x प्लस वाई इक्वल टू 2 भी आ जाए चाहे, तो ये ओरिजिन की तरफ ही मूव करता है इसका रीजन, लेकिन लेस देन होना चाहिए, कैसा साइन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो हमेशा ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा, जो इक्वेशन होती है उसी को हमेशा कंटेन करेगा।
ठीक है, तो चाहे रख के देख लो, यहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा क्यों कंटेन करेगा। x की जगह 0, y की जगह 0, लेस देन इक्वल टू 24। इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 24 क्या आ गया 0। 24 से तो ऑलरेडी लेस देन होता है, तो क्या करेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन तो करेगा, इस टुवर्ड्स द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन करेगा तो कंटेन किसको करेगा, ओरिजिन को कर लेगा। ओरिजिन को कंटेन कर लेगा तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 24y पे 24 आ जाएगा। दैट्स ऑल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 13 का ए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो। तो उम्मीद करते हैं कि 13 क्वेश्चन आपने मेरे साथ मिलकर पूरे कर दिए हैं कंप्लीट। बचे हैं हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस जिसको हम लोग बहुत तेजी के साथ सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बस समझते हैं अपने कंसेप्ट को अच्छे से। इस सीरीज का 15 क्वेश्चनों की सीरीज का ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा समझेंगे, काम के क्वेश्चन है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझें क्या कह रहा है कि while going through certain pictures of glass windows on the internet, Shefali and her friend came across rather uncommon round glass window as shown below. They discussed the application of definite integral in finding the area of glass bounded by the circle and line passing through its center. Main line आ गई आपके पास, आपको bounded by the circle and line passing through its center क्या निकालना है, find the area। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अब आप एक को एरिया निकालना है। एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल। उसने कहा था एक सर्कल है, आपको पता है कि सर्कल आपके पास ऐसे बनेगा, और इस सर्कल की कंडीशन जो होती है उसने बताई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हुज सेंटर, जिसका जो सेंटर होता है वो कितना होता है भाई 0,0। ये सेंटर हो गया 0,0, और इसकी जो रेडियस हो गई है, इसकी रेडियस कितनी हो जाती है आपको पता है, रेडियस यहाँ से आता है इसकी 2 हो गई है। कितनी रेडियस हो गई, 2 रेडियस हो गई। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। और क्या कह रहा है, कहां पे लाइन को क्रॉस करो, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, रेडियस भी 2 ही है, और जो बाउंड भी करना है फिगर को वो भी 2 पे फिगर को बाउंड करना है। यानी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का केवल एरिया निकालना है, यानी केवल इसका एरिया निकालना है सर्कल का। वैसे भी बात ध्यान रखिए, जितनी रेडियस आ रही है उतने पे बाउंड करा रहा हो तो इसका एरिया में से पाई आता है, इसका एरिया में से कितना आता है पाई। ठीक है, लेकिन आइए सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है। तो इस पे एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए, कर लिया आपने एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ, dx हो गया, ये कितना हो गया इसमें y हो गया आपके पास, तो लेंथ इनटू ब्रीथ, जो एरिया आ गया वो कितना आ गया लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, x की लिमिट 0 से कहां तक 2 तक, क्योंकि एरिया एनक्लोज्ड किया बाय द x एक्सिस। तो y कितना है आपके पास, यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी इस तरह की अभी हमने आइडेंटिटी इसी क्वेश्चन में डील की थी कि x इक्वल टू यदि 0 आ गया तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कंसेप्ट है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले कंसेप्ट को आप इजीली समझते हैं, x अपॉन 2 रूट में फिर जो एज इट इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से 2। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, जैसे अपर लिमिट 2 रखेंगे 2 2 जा 4 अपॉन 2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है फाइनली, और यहाँ पे साइन इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास 2 1 साइन इनवर्स यानी पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा पाई। कैलकुलेट करना तो आप जानते भी होंगे इजी से, तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, इज द लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज, सेकेंड सीरीज का 15 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आइए उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं, कहना क्या चाह रहा है और आपको करना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इसके बारे में थोड़ा समझ लेना। देख मेरे दोस्त, जरूर मेहनत करिए, सीयूटी में एक अच्छी यूनिवर्सिटी लेके बैठेगा, बढ़िया रैंक अच्छी निकाल देगा यदि मेहनत करेगा। बाकी मटेरियल की टेंशन न लो, हमारे चैनल पे इतना मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को सीयूटी के लिए। पहले मेरी टारगेट ये है कि सेक्शन ए अच्छे से आपको पहले कंप्लीट हो, यानी जो 15 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है पहले वो आपको मैं अचीव कराऊं। ठीक है, और उन 15 क्वेश्चन में बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको जितने में बाकी जो 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आउट ऑफ 35 में से, वो भी मैं इसी 15 क्वेश्चनों में ही आपको कवर कराता चलूँ। तो मेरा टारगेट यही चीज है कि आप जिसमें मैक्सिमम अच्छे से अच्छा स्कोर कर जाए मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज वहीं से चिपका रखा है। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल में लिखा हुआ है 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3
अपॉन x की पावर 4 ऑफ dx। इसका आंसर हमेशा 6 आता है। कितना आता है आंसर इसका? 6 आता है। ठीक है, कैसे आता है, क्या आता है, क्यों आता है, ये आपको पता भी, क्योंकि इंटीग्रल में इस टाइप का क्वेश्चन ये एक दो ही थे आपके पास एनसीईआरटी के अंदर जिसमें आपको पता भी है। इसका डायरेक्ट आंसर कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। अब कैसे मिले? सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। सेक्शन ए के 15 क्वेश्चन, सीरीज 2 कंप्लीट होती है। सीरीज 3 बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किए तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।